हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मानव जनन। और मानव जनन में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ, जो परिवर्तित भ्रूण के बाहर की ओर डेवलप होती हैं ट्रोफोब्लास्ट परत से, और भ्रूण को पोषण, सुरक्षा, इन सब कार्यों में मदद करती हैं। बच्चों, बाह्य भ्रूणीय झिल्ली से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ा रखा है इस चैप्टर में, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। बच्चों, ये एक प्रकार की जांच है, एक टेस्ट है जिसका उपयोग डेवलपिंग एम्ब्रियो की जांच करने में किया जाता है कि क्या जो भ्रूण बन रहा है वो सही तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसमें कोई विकृति या विकार तो डेवलप नहीं हो रहा। तो एक प्रकार से डेवलपिंग एम्ब्रियो के स्वास्थ्य की जांच है ये एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। ये टेस्ट आपके एनसीईआरटी में चौथे चैप्टर जनन स्वास्थ्य में दे रखा है, लेकिन बच्चों इस टेस्ट का संबंध एमनियोन झिल्ली से है, इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर में यहां पढ़ा दिया इसको। तो बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, हिंदी में इसका नाम है उल्ब भेदन। उल्ब भेदन परीक्षण, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। बच्चों, ये जो एमनियो शब्द है, यहां पर देखो ध्यान से आप लोग, ये जो एमनियो शब्द है, ये शब्द एमनियोन झिल्ली से रिलेटेड है। एमनियोन जो बाह्य भ्रूणीय झिल्ली पढ़ी है हमने, वहां से लिया गया है, इसलिए मैंने इस टेस्ट को यहां पढ़ा दिया, क्योंकि एमनियोन झिल्ली अभी पढ़ी है जस्ट हमने पिछली क्लास में ही, इसलिए मैंने आपको यहां समझा दिया है। बाकी आपको फोर्थ चैप्टर में मानव जनन जो चौथा पार्ट, उसमें इसको वापस हम रिपीट करेंगे। तो क्या है परीक्षण और क्यों किया जाता है, बहुत बार यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो क्या होता है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट? देखो बच्चों, एमनियोन झिल्ली कैसे बनाई थी, अभी हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था पिछली क्लास में, वो परिवर्तित भ्रूण का। उसमें परिवर्तित भ्रूण में ये सबसे बाहरी झिल्ली और ये अंगुलीनुमा प्रवर्ध हमने बनाए थे। तो ये जो बाहरी झिल्ली हमने ड्रॉ की थी बच्चों, इसको तो हमने नाम दिया था कोरियोन, बाह्य भ्रूणीय झिल्ली। द्विस्तरीय होती है, मैं आपको चूंकि हमें झिल्ली नहीं पढ़नी, इसलिए मैं सिंगल लेयर ही बनाकर आपको समझा रहा हूं। और यहां पर अंदर कहीं पर हमने भ्रूण बनाया था इस प्रकार से, ये था बच्चों डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो हमने ड्रॉ किया था, और इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ हमने यहां पर एमनियोन झिल्ली बनाई थी पिछली क्लास में। ये झिल्ली नंबर 2 एमनियोन, और इसी झिल्ली से संबंधित ये परीक्षण है, इसलिए मैंने डायग्राम वापस बनाया है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये है परिवर्तित भ्रूण, डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस भ्रूण और एमनियोन के बीच में ये गुहा पाई जाती है, इस गुहा में तरल भरा रहता है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। ये एक तरल है बच्चों, जिसका नाम हिंदी में तो अपन बोल सकते हैं उल्ब तरल, इंग्लिश में हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जिसका काम हमने पिछली क्लास में पढ़ा। ये फ्लूइड इस भ्रूण को सूखने से बचाता है, इसको बाहरी धक्कों से सुरक्षा देता है। अब हम बात करते हैं इस परीक्षण की, उल्ब भेदन परीक्षण, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या होता है। बच्चों, ये परिवर्तित भ्रूण के विकास को जानने के लिए किया जाने वाला एक परीक्षण है, जो किया जाता है गर्भावस्था के लगभग 14 से 15 सप्ताह के बाद।
जो गर्भावस्था होती है मनुष्य में 9 से 9.5 महीने की, तो गर्भावस्था के 14 से 15 सप्ताह के बाद ये परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में करते क्या है बच्चों? ये परीक्षण किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ये पूरी भ्रूणीय संरचना जो है गर्भाशय भित्ति के अंदर होती है। तो एक ट्रेंड डॉक्टर, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर जो होता है, वो एक लंबी निडिल लेता है बच्चों, एक लंबी सर्जिकल निडिल, एक लंबी सर्जिकल निडिल। ये है बच्चों जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये है सर्जिकल निडल। सर्जिकल निडल, तो एक लंबी सर्जिकल निडल के द्वारा जो ट्रेंड डॉक्टर होता है वो यहां से कुछ उल्ब तरल निकाल लेता है। इस निडल के अंदर उसने क्या निकाल लिया? एमनियोटिक फ्लूइड, उल्ब तरल निकाल लिया। इस उल्ब तरल में क्या है बच्चों? इस उल्ब तरल में भ्रूण की स्किन एंड लीवर सेल्स पाई जाती हैं और साथ में कुछ अपराकी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। जब 14 से 15 सप्ताह की प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद एक लंबी सर्जिकल निडल के द्वारा कुछ तरल खींच लिया जाता है बाहर की तरफ, जिसका नाम है उल्ब तरल, एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड में क्या है? इस फ्लूइड में बनने वाले भ्रूण की कुछ त्वचा की कोशिकाएं हैं, कुछ यकृत कोशिकाएं हैं और कुछ अपरा प्लेसेंटा की कोशिकाएं हैं। बच्चों, इन कोशिकाओं का हम कृत्रिम माध्यम पर संवर्धन करते हैं। इन कोशिकाओं का हम कृत्रिम माध्यम पर क्या करते हैं? संवर्धन। संवर्धन का मतलब है इन कोशिकाओं की संख्या बढ़ाते हैं, और जब ये कोशिकाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जाती हैं, संवर्धन करने पर सेल्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जाती हैं, तो फिर सेल्स की जांच करते हैं। जब ये कोशिकाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो जाती हैं तो हम इन कोशिकाओं की क्या करते हैं? जांच करते हैं। क्या जांच करते हैं बच्चों? तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट की जांच के उद्देश्य, आखिर ये जांच हमने क्यों की? तो इसकी जांच करने का जो पहला उद्देश्य है वो है परिवर्धित भ्रूण के आनुवांशिक विकार जानने हेतु। आनुवांशिक विकार मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर, कि बनने वाले भ्रूण में कोई बड़ा आनुवांशिक रोग तो पैदा नहीं हो रहा, तो उस आनुवांशिक रोग का पता लगाने के लिए ये जांच की जाती है। दूसरा उद्देश्य है परिवर्तित भ्रूण के उपापचयी विकार जांचने हेतु। जानने भी लिख सकते हैं, जांचने भी लिख सकते हैं, कि डेवलपिंग एम्ब्रियो में कोई दूसरा बड़ा उपापचयी डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो विकसित नहीं हो रहा। हो सकता है उसमें गेहूं की एलर्जी हो सकता है वसा का उपापचय नहीं कर पा रहा हो सकता है प्रोटीन उपापचय नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसा तो कोई रोग पैदा नहीं हो रहा भ्रूण में। और तीसरा इसका उद्देश्य इंक्लूड किया गया था शुरू में, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब इस जांच के द्वारा हम बनने वाले भ्रूण के लिंग का निर्धारण भी कर सकते हैं कि बनने वाला भ्रूण नर है या मादा है। तो इस प्रकार बच्चों इन 3 उद्देश्यों के लिए ये जांच
साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने विकसित करी थी, जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, उल्ब भेदन परीक्षण, जिसमें जब गर्भावस्था 14 से 15 सप्ताह की हो जाती है उसके बाद एक लंबी सर्जिकल निडल के द्वारा कुछ उल्ब तरल निकाल लिया जाता है। इस उल्ब तरल में परिवर्तित भ्रूण की स्किन, लीवर सेल्स, अपरा सेल्स होती हैं, संवर्धन करके संख्या बढ़ाते हैं कोशिकाओं की, और फिर इन कोशिकाओं की जांच करते हैं 3 उद्देश्यों के लिए: भ्रूण में आनुवांशिक विकार का पता लगाने के लिए, उपापचयी विकार का पता लगाने के लिए और लिंग निर्धारण के लिए। लेकिन बच्चों, वर्तमान में इसका जो दुरुपयोग है वो केवल और केवल किस में किया जाने लगा है? लिंग निर्धारण करने में। इसलिए बच्चों, सरकार ने इस टेस्ट पर अब पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है। वर्तमान में एमनियोसेंटेसिस टेस्ट प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट का दुरुपयोग लिंग निर्धारण में किया जाता है, और अगर गर्भस्थ शिशु मादा होती है तो गर्भावस्था में ही बच्चों उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस शर्मनाक घटना को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है? एमनियोसेंटेसिस टेस्ट पर प्रतिबंधित कर रोक लगा दी है कि आप ये टेस्ट नहीं करेंगे। ये जो विकार अगर हमें भ्रूण का पता लगाना है तो हम किसी और तरीके से पता लगाएंगे। तो ये था बच्चों एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। यहाँ से बच्चों नीट में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल तरीका का क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बच्चों इसके पहले उद्देश्य पर पूछा जाता है। इस जांच का जो पहला उद्देश्य मैंने बताया है अभी आपको, तो वो क्या बताया है? भ्रूण का आनुवांशिक विकार जांचने के लिए। अर्थात क्वेश्चन ये आता है कि इस टेस्ट के द्वारा हम कौन कौन से रोगों का पता कर सकते हैं और कौन से का नहीं। तो बच्चों, जो आनुवांशिक रोग होते हैं व्यक्तियों में, हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे रोगों को हम पता कर सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा। लेकिन जो मानव के सामान्य रोग हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है, पीलिया है, एड्स है, उनका पता नहीं कर सकते हम इस जांच के द्वारा। तो बनने वाले भ्रूण में केवल आनुवांशिक रोगों का और उपापचयी रोगों का ही पता किया जा सकता है इस टेस्ट के द्वारा, अन्य सामान्य रोगों का नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये था बच्चों छोटा सा टॉपिक एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, जो वास्तव में चौथे चैप्टर का हिस्सा है, बट चूंकि एमनियोन झिल्ली से संबंधित था इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया सबको? चलो आगे चलते हैं इस चैप्टर में। अगला टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का, वो है गर्भकाल। जेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल। जेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल क्या होता है? तो गर्भावस्था की कुल अवधि को गर्भकाल कहते हैं कि प्राणियों में, जंतुओं में कितने समय में उनके गर्भस्थ शिशु का निर्माण हो जाता है, तो वो अवधि गर्भकाल है बच्चों। टेक्निकली जो परिभाषा वो क्या होगी कि निषेचन से लेकर शिशु के जन्म, प्रसव तक के बीच की जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, उसको हम बोलते हैं गर्भकाल, जेस्टेशन पीरियड। तो गर्भकाल की परिभाषा क्या होगी बच्चों? निषेचन, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है, निषेचन से प्रसव, शिशु के जन्म की प्रक्रिया प्रसव, निषेचन से प्रसव तक की अवधि को क्या नाम देते हैं हम लोग? जेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल कहते हैं। गर्भकाल बच्चों भिन्न भिन्न प्रजातियों के जंतुओं का भिन्न भिन्न होता है। कुछ जंतुओं का गर्भकाल जो हमें याद रखना है वो है बच्चों, जैसे स्पीसीज, प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिनका गर्भकाल ध्यान रखना है, और ये उनका गर्भकाल, जेस्टेशन पीरियड। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं मनुष्य का गर्भकाल। तो बच्चे, मनुष्य का गर्भकाल महीनों के हिसाब से अपन बात करें तो 9 से 9.5 माह तक होता है।
9 से 9.5 महीने मनुष्य के गर्भकाल की अवधि है, जिसे हम 270 दिन या 80 दिन तक भी लिख सकते हैं। तो ये मानव का गर्भकाल है। मतलब मानव में जिस दिन निषेचन होता है वहाँ से लेकर जब शिशु का जन्म होगा तो उसमें लगभग 9 से 9.5 महीने का समय लगेगा। कुल मिलाकर भ्रूण को बनने में 9 से 9.5 महीने की अवधि लग जाती है बच्चों। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको डॉग कुत्ते का गर्भकाल ध्यान रखना है, जो एवरेज औसतन होता है 61 डेज, 61 दिन एवरेज है, बाकी तो 62 से लेकर 66-67 के बीच तक हो सकता है। इसके बाद आपको याद रखना है बच्चों कैट बिल्ली का गर्भकाल, और ये भी एवरेज होता है बच्चों 63 डेज, 63 दिन, लगभग सेम है, थोड़ा सा 1-2 दिन प्लस ज़्यादा होता है कैट का। एक आपको याद रखना है एलिफेंट हाथी का गर्भकाल, और ये होता है बच्चों 624 दिन। 624 दिन, 624 डेज। और बच्चों ये आपको याद रखना है स्तनधारियों में सबसे ज़्यादा है ये। मैमल्स में मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड है ये। किसी भी स्तनधारी प्राणी में अगर अपन गर्भकाल की बात करते हैं तो सबसे लंबा जो गर्भकाल है वो एलिफेंट हाथी का होता है। हाथी जब गर्भावस्था धारण करता है तो उसके बाद शिशु का जन्म होने में लगभग वह 624 दिन लेता है। तो ये कुछ प्राणियों के गर्भकाल आपको एज इट इज याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे कि मानव का जो गर्भकाल है 9 से 9.5 महीने, उस गर्भकाल में कौन सी अवधि में भ्रूण का क्या संरचना डेवलप होती है। तो ये हम टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे नीट में पूछे गए हैं बच्चों। तो अगली हेडिंग है बच्चों हमारी मानव भ्रूणीय परिवर्तन के कुछ मुख्य लक्षण। मानव भ्रूणीय परिवर्तन, मानव भ्रूणीय परिवर्तन के कुछ मुख्य लक्षण। जो मानव का भ्रूणीय परिवर्तन है, 9 महीने की अवधि होती है गर्भकाल की, उस 9 महीने में कौन से समय में भ्रूण का क्या बनता है। तो मानव का जो गर्भकाल को गर्भावधि भी नाम दे सकते हैं बच्चों हम, जेस्टेशन पीरियड, और जो है 9 से 9.5 माह। तो इस ड्यूरेशन में क्या क्या परिवर्तन होता है बच्चों। गर्भकाल का प्रथम दिन, गर्भधारण हो गया तो फर्स्ट डे किसे मानेंगे हम, वो मानते हैं बच्चों निषेचन को, कि जिस दिन निषेचन होता है उसे हम कहते हैं गर्भकाल का प्रथम दिन। निषेचन, जिस दिन निषेचन हुआ है उसी को क्या कहा जाएगा, गर्भकाल का प्रथम दिन। दूसरा दिन किसे कहेंगे हम, क्या होगा दूसरे दिन में, दूसरे दिन में प्रथम विदलन पूर्ण होगा, जिससे भ्रूण 2 कोशी की अवस्था में बदल जाएगा। तो दूसरे दिन प्रथम विदलन पूर्ण होगा, और प्रथम विदलन जब पूर्ण हो जाता है तो बच्चों भ्रूण 2 कोशिकीय अवस्था प्राप्त कर लेता है। भ्रूण में
कितनी कोशिकाएं बन गई हैं? 2। मतलब पहला विदलन पूरा हो गया। निषेचन के फलस्वरूप तो क्या होता है बच्चों? जाइगोट का निर्माण। तो प्रथम दिन में क्या हुआ? निषेचन हुआ, और निषेचन के बाद क्या हुआ? जाइगोट का निर्माण। ये प्रथम दिन की घटना, जाइगोट का निर्माण हुआ। दूसरे दिन क्या होगा? गर्भावस्था के दूसरे दिन प्रथम विदलन, मतलब पहला विभाजन पूरा कर लिया भ्रूण ने, और जब पहला विभाजन भ्रूण पूरा कर लेता है तो फिर 2 कोशिका की अवस्था में बदल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों तीसरा दिन। तीसरा दिन, और तीसरे दिन में क्या होगा? मोरूला अवस्था का निर्माण होगा। मोरूला अवस्था का निर्माण। जब विदलन होते हैं तो विदलनों के फलस्वरूप एक ठोस गेंदनुमा संरचना मोरूला अवस्था बनती है। तो बच्चों मोरूला अवस्था का निर्माण गर्भकाल के तीसरे दिन पूरा हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा दिन। निषेचन के से लेकर जो चौथा दिन, उसमें क्या हुआ बच्चों? चौथे दिन में एक तो कोरकपुटी अवस्था बन गई और बनकर गर्भाशय में पहुंच गई। तो निषेचन के चौथे दिन क्या होता है कि जो कोरकपुटी अवस्था है, ब्लास्टोसिस्ट, कोरकपुटी अवस्था ब्लास्टोसिस्ट अवस्था का गर्भाशय में प्रवेश हो जाता है। जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनती है मानव भ्रूणीय परिवर्धन में, तो वो बनती तो फैलोपियन ट्यूब में ही है, लेकिन चौथे दिन तक वह गर्भाशय में प्रवेश कर जाती है। जब कोरकपुटी गर्भाशय में प्रवेश करती है तो उसके बाद क्या होगा? अंतरारोपण प्रारंभ होता है। तो बच्चों निषेचन के 7वें या 8वें दिन आरोपण प्रारंभ होता है। आरोपण, इम्प्लांटेशन प्रारंभ होता है। मतलब परिवर्धित भ्रूण जो है गर्भाशय भित्ति के अंदर धंसने लगता है। तो आरोपण पूर्ण हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है 7वें 8वें दिन, और बच्चों लगभग 11वें दिन के आसपास आरोपण पूर्ण हो जाता है। आरोपण पूर्ण होता है। आरोपण पूर्ण होने का मतलब ये है कि जो भ्रूण है वो गर्भाशय भित्ति के अंदर पूर्ण रूप से धंस जाता है, जुड़ जाता है गर्भाशय भित्ति से 11वें दिन के आसपास। और जब भ्रूण गर्भाशय भित्ति में धंस जाता है उसके बाद ही अपरा प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो निषेचन के 11वें दिन आरोपण तो पूर्ण हो जाता है और प्लेसेंटा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आता है बच्चों लगभग 14वें दिन, और 14वें दिन क्या होगा? आदि रेखा का निर्माण होता है। आदि रेखा का निर्माण, प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक, आदि रेखा क्या होती है? एक लाइन है, एक अक्ष है भ्रूण का, जिसके द्वारा भ्रूण के अक्ष का निर्धारण हो जाता है कि ये शीर्ष और ये हेड बनेगा, ये हेड बनेगा, ये टैल बनेगा। तो वो आदि रेखा जो है वो 14वें दिन बन जाती है। तो ये परिवर्तन हम बात कर रहे थे मानव भ्रूणीय परिवर्तन का, कि सबसे पहले पहला दिन किसको मानेंगे? जिस दिन निषेचन होता है। दूसरा दिन जब पहला विदलन पूरा होने से 2 कोशिकाएं बन गई। तीसरा दिन मोरूलावस्था बन गई, और चौथे दिन कोरकपुटी अवस्था गर्भाशय में प्रवेश कर जाती है। 7वें 8वें दिन आरोपण प्रारंभ होता है और 11वें दिन आरोपण पूर्ण हो जाता है, और 14वें दिन जो है आदि रेखा का निर्माण होता है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, आगे का भ्रूणीय परिवर्तन पढ़ते हैं।
20वें दिन की अपन बात करें, 20वें दिन तो बच्चों 20वें दिन तंत्रिका ऊतक का निर्माण प्रारंभ होता है 3 सप्ताह पर। जब गर्भावस्था 3 सप्ताह की हो जाती है तो उस समय तंत्रिका ऊतक का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। 20वें दिन क्या घटना हुई बच्चों? तंत्रिका ऊतक का निर्माण प्रारंभ हो गया, मतलब तंत्रिका तंत्र बनने लग जाता है। हम बात करते हैं बच्चों तंत्रिका तंत्र में कि वह परिवर्तित भ्रूण में सबसे पहले बनने वाला अंग तंत्र है तंत्रिका तंत्र। और उसका उद्भव कौन से जनन स्तर से होता है बताओ? तो हम जानते हैं तंत्रिका तंत्र का उद्भव एक्टोडर्म से होता है। तो एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र का निर्माण प्रारंभ हो जाता है लगभग 3 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद। और इसके बाद बच्चों कि जो 28वां दिन है, उस 28वें दिन पर भ्रूण का हृदय बनता है, हार्ट बनता है। भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है 28वें दिन पर जो है बच्चों भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है। तो यहां से क्लियरली आप तुलनात्मक देख सकते हो कि बच्चों तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क मेरुरज्जु पहले बनते हैं और हार्ट बाद में बनता है। लेकिन हम पता पहले हार्ट का लगा सकते हैं कि हार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, एक नोट लिखा हुआ है कि एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत हम स्टेथोस्कोप यंत्र से भ्रूण के हृदय धड़कन की जांच करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस लाइन को लिख नहीं रहा हूं, मैं केवल बोल ही रहा हूं, तो ध्यान देंगे आप लोग। मैं जो बोल रहा हूं कि जब भ्रूण 1 महीने का हो जाता है, जब गर्भावस्था 1 महीने की हो जाती है, तो उस भ्रूण के ग्रोथ का, बढ़ने का संकेत कैसे मिलेगा हम? तो जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों का एक मुख्य उपकरण जिसे वो अपने गले में लगा कर रखते हैं, उसका नाम है बच्चों स्टेथोस्कोप यंत्र। तो उस स्टेथोस्कोप यंत्र से डॉक्टर क्या करता है, गर्भवती महिला के पेट पर, उदर भाग पर स्टेथोस्कोप लगाएगा तो वह भ्रूण की धड़कन सुन सकता है। कब सुन सकता है? जब गर्भावस्था 1 महीने की हो गई है। तो गर्भावस्था जब 1 महीने की पूरी हो जाती है, तो हमने पढ़ा 28वें दिन हार्ट बनता है। तो गर्भावस्था जब 1 महीने की पूरी हो जाती है तो बच्चों स्टेथोस्कोप यंत्र से हम बढ़ते हुए भ्रूण का संकेत प्राप्त कर सकते हैं उसकी धड़कनों को सुनकर। तो इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि 1 महीने की गर्भावस्था के बाद भ्रूण के हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। 1 माह की गर्भावस्था के बाद स्टेथोस्कोप यंत्र द्वारा भ्रूण के हृदय स्पंदनों, धड़कन को स्पंदन भी बोलते हैं, को सुना जा सकता है। तो 1 महीने की गर्भावस्था के बाद भ्रूण की धड़कन को हम सुन सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं गर्भावस्था का 2 माह। जब गर्भावस्था के 2 माह पूरे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? 2 महीने की गर्भावस्था होने पर भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां बन जाती हैं। पाद मतलब लिम्स, अग्रपाद, पश्चपाद। तो 2 महीने की गर्भावस्था होने पर भ्रूण के पाद, लिम्स एवं
अंगुलियां विकसित हो जाती हैं। भ्रूण के अग्रपाद पश्चपाद बन जाते हैं और अंगुलियां फिंगर्स बन जाती हैं। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं 3 माह। 3 माह, 3 माह को हम कह सकते हैं प्रथम तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अर्थात जब गर्भावस्था को 3 महीने पूरे हो गए हैं, तो गर्भावस्था को 3 महीने पूरे होने पर बच्चों हम ये देख सकते हैं कि भ्रूण के सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। गर्भावस्था की प्रथम तिमाही, प्रथम 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो भ्रूण के सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। स्पेशली हम पर्टिकुलर बात करें तो भ्रूण के पाद मतलब लिम्स एवं बाह्य जननांग, बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनिटल्स अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। अच्छी तरह पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। तो 3 महीने की गर्भावस्था के बाद भ्रूण के सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। स्पेशली उसके पाद, लिम्स, अग्रपाद, पश्चपाद और साथ में बाह्य जननांग, ये अच्छी तरीके से विकसित हो जाते हैं। ऐसा होता है बच्चों 3 माह की गर्भावस्था के बाद। चौथे माह की गर्भावस्था का कुछ दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में। उसके बाद हम बात करते हैं 5वां महीना। 5वां माह, गर्भावस्था का 5वां माह। जब गर्भावस्था 5वें महीने की हो जाती है तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। सबसे पहली घटना कि भ्रूण पहली बार गतिशीलता प्रदर्शित करता है। मैं बार बार मेरे मुंह में एक शब्द निकल रहा है, भ्रूण। तो बच्चों भ्रूण तो 2 महीने तक ही होता है। 3रे महीने से आगे हम उसको गर्भ कहेंगे। निषेचन से लेकर 2 महीने तक की अवस्था को तो अपन कहते हैं भ्रूण, और गर्भावस्था के 2 महीने के बाद के जो संरचना डेवलप होती है गर्भावस्था में उसको नाम है गर्भ, फीटस। तो यहाँ पर हम गर्भ लिखेंगे, ज़्यादा सही शब्द ये है। तो 5वां महीना जब गर्भावस्था का पूरा हो जाता है तो उस समय गर्भ पहली बार गतिशीलता प्रदर्शित करता है। पांचवां महीने की गर्भावस्था होने पर गर्भ के द्वारा पहली बार गतिशीलता प्रदर्शित की जाती है। मतलब भ्रूण जो है माता के गर्भाशय में हिलने डुलने लगता है, अपने हाथ पांव चलाने लगता है, जिसको माता अच्छी तरह से महसूस कर सकती है कि अंदर एम्ब्रियो जो है वो गतिशील है। तो 5वें महीने में गर्भ पहली बार गतिशीलता करता है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार गर्भ गतिशीलता कब प्रदर्शित करता है, उसका आंसर है 5वां महीना। एक परिभाषा भी यहाँ पर होती है, मैंने आपको नोट्स में नहीं लिखवा रखी है। एक परिभाषा यहाँ पर आती है बच्चों, क्लिकनिंग। क्लिकनिंग क्या होती है परिभाषा क्लिकनिंग? इसका मतलब है बच्चों कि भ्रूण की गतिशीलता को, गर्भ की गतिशीलता को माता के द्वारा अनुभव किया जाना। जब गर्भ गतिशील होता है उस गतिशीलता को माता पहचान पा रही है कि हाँ गर्भ हिल रहा है, तो गर्भ की गतिशीलता को माता के द्वारा महसूस किया जाना, पहचाना जाना, ये कहलाता है क्लिकनिंग, जिसका संबंध इस 5वें महीने की घटना से है। ओके बच्चों, अगला परिवर्तन जो 5वें महीने में होता है वो ये है कि गर्भ के सिर पर बाल निकल आते हैं बच्चों। गर्भ के
सिर पर बाल निकल आते हैं। ये होता है 5वें महीने की गर्भावस्था के दौरान। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में आया है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं गर्भावस्था का 6ठा महीना। छठे माह। छठे माह में क्या परिवर्तन होता है बच्चों? तो छठे माह में एक तो पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। सिर पर बाल तो 5वें महीने में आ जाते हैं, और छठे महीने में क्या होगा? पूरे शरीर पर कोमल बाल, बहुत ही सॉफ्ट हेयर, जिनको लेनुगो बोलते हैं, पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। एक तो ये परिवर्तन होता है छठे महीने में कि गर्भ का पूरा शरीर जो है छोटे छोटे सूक्ष्म बालों से, हेयर से घिर जाता है। इसके अलावा गर्भ की आँखों की पलकें पृथक हो जाती हैं। गर्भ की आंख तो पहले ही बन गई थी, और आंखों की जो पलकें होती हैं वो दोनों पलकें जुड़ी हुई रहती हैं। तो जब गर्भ छठे महीने में प्रवेश करता है तो बच्चों वो पलकें भी अलग अलग हो जाती हैं, और पलकों के किनारों पर बरोनिया, आईलैशेस बन जाती हैं। पलकों के किनारों पर बरोनिया, आईलैशेस विकसित हो जाती हैं। बच्चों, पलकों के किनारों पर ये जो बाल पाए जाते हैं, इन बालों को हम बरोनिया, आईलैशेस कहते हैं। और जब ये पलकें अलग होती हैं छठे महीने की गर्भावस्था में, तो पलकें अलग होने के साथ ही उन पर बरोनिया भी विकसित हो जाती हैं। तो ये बच्चों छठे माह का परिवर्तन है। इसके बाद का जो परिवर्तन है वो विशेष रूप से दे नहीं रखा है बुक में, क्योंकि 6 महीने तक उसके सारे अंगतंत्र, सभी चीज़ें बन चुकी हैं, और 6 महीने बाद अब वह अपना आकार बढ़ाएगा। हालांकि साथ में फेफड़े ये भी विकसित होते रहते हैं अंदर ही अंदर, पर वो आपको याद नहीं रखना है। और 6 से 9 महीने के बीच वह अपना आकार बढ़ाता है, अपना वजन बढ़ाता है, और जब 9 महीने समाप्त हो जाते हैं तो भ्रूण जो है प्रसव या जन्म के लिए तैयार हो जाता है। 9 महीने की अवधि जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो गर्भ जो है वो जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मानव की जो गर्भावधि थी, भ्रूणीय लक्षण परिवर्तन के मुख्य लक्षण गर्भावधि में। यहां से भी बच्चों बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, इस सेक्शन से जो मैंने लाइन की इस तरफ लिखा है, यहां से बहुत बार नीट में क्वेश्चन बनता है कि हार्ट कब बनता है, 2 माह पर क्या हुआ, अंगुलियां, प्रमुख अंगतंत्र कब बनते हैं, गतिशीलता कब प्रदर्शित करता है, बाल कब विकसित होते हैं। यहां से हर एक लाइन एक नीट का क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं वापस 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। हमारा टॉपिक था आज का कि मानव के भ्रूणीय परिवर्तन के कुछ मुख्य लक्षण। कब? गर्भावधि 9 से 9.5 महीने के बीच क्या क्या परिवर्तन होते हैं जिससे भ्रूण बनता है, भ्रूण से गर्भ बनता है। तो बच्चों, प्रथम दिन जिस दिन निषेचन हुआ, जाइगोट का निर्माण। दूसरा दिन प्रथम विदलन पूर्ण हो गया, भ्रूण 2 कोशिकीय में कन्वर्ट हो गया। तीसरे दिन मोरुलावस्था का निर्माण हो जाता है। चौथे दिन कोरकपुटी अवस्था जो है गर्भाशय में प्रवेश कर जाती है। निषेचन के 7वें 8वें दिन इम्प्लांटेशन प्रारंभ होता है, और 11वें दिन तक इम्प्लांटेशन पूर्ण हो जाता है। 14वें दिन आदि रेखा प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण होता है। 20वें दिन और 28वां दिन दोनों इंपॉर्टेंट है। 20वें दिन तंत्रिका ऊतक का निर्माण प्रारंभ होता है, मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनने लग जाते हैं 20वें दिन गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह के बाद, और 28वें दिन पर हार्ट बनता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि परिवर्तित भ्रूण में सबसे पहले बनने वाला अंग तंत्र है, तो आंसर जाएगा तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क या मेरुरज्जु, ना कि हार्ट, क्योंकि हार्ट का निर्माण तो 28वें दिन पर होता है। वो अलग बात है कि हम पता नहीं लगा सकते कि ब्रेन बन रहा है कि नहीं बन रहा,
लेकिन हार्ट का पता लगा सकते हैं कि हार्ट बना कि नहीं बना। कैसे? जब गर्भकाल 1 महीने का हो जाता है तो हम स्टेथोस्कोप यंत्र के द्वारा भ्रूण के हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वास्तव में भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा 1 महीने के बाद। जब दूसरे महीने की गर्भावस्था होती है तो उस समय अंगुलियां और लिम्स पाद बन जाते हैं। जब तीसरे महीने की गर्भावस्था मतलब प्रथम तिमाही, शुरू के 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो भ्रूण के सभी प्रमुख अंगतंत्र बन जाते हैं, स्पेशली लिम्स और बाह्य जननांग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। अग्रपाद पश्चपाद बन जाते हैं और बाह्य जननांग, अगर मेल है पेनिस, फीमेल है तो वेजाइना, ये बन जाती है। 5वें महीने में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे पहली बार जो है वो गर्भ गतिशीलता, माता के यूट्रस में गतिशीलता प्रदर्शित करता है, हिलता डुलता है। और गर्भ की गतिशीलता को माता के द्वारा पहचानना, महसूस करना क्या कहलाता है? क्लिकनिंग कहलाता है बच्चों। ऐसा होता है 5वें महीने में। और इसके साथ ही 5वें महीने में गर्भ के सिर पर बाल निकल आते हैं। 6ठे महीने में, 6ठे महीने का मतलब है दूसरी तिमाही, टोटल 3 तिमाही है, 3-3 महीने का समूह, तो दूसरी तिमाही, ये 6ठा महीने का डेवलपमेंट है। इसमें पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं जिनको हम लैन्यूगो नाम देते हैं। आंखों की पलकें पर एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और बरौनियां विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार 6ठे महीने की गर्भावस्था के बाद भ्रूण में लगभग सारी चीज़ें बन चुकी होती हैं। इसके बाद जो है गर्भ आकार बढ़ाता है और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो वह जन्म के लिए तैयार हो जाता है। तो ये था बच्चों मानव भ्रूणीय परिवर्तन के कुछ लक्षण। अगली क्लास में हम बच्चों प्रसव, पार्चुरेशन को पढ़ेंगे, शिशु के जन्म की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।